Hi everyone, I welcome you all to An Academy. So GATE 2021 exam is over. I hope that आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और नहीं भी अच्छा हुआ होगा. So we have lot of opportunities with us, and one of the opportunity after if you're not getting PSUs is IITs, and one of the best IIT is IIT Delhi, and we have with us Ayush from the Energy Studies Department of IIT Delhi. So everything we are going to discuss in this session, from the scorecard to the written exam का जो experience है, जो भी काउंसलिंग होती है, सो दैट आप लोगों को हेल्प मिल सके अपनी काउंसलिंग में. और अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी आफ्टर यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, तो आप एक ऑप्टिमम एंड बेस्ट तरीके से अपनी काउंसलिंग कर सके और एक बेस्ट ब्रांच और बेस्ट आईआईटी चूज कर सके. और उसके बाद प्लेसमेंट, बिकॉज बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन यही होता है आईआईटी में जाने के बाद प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ये कंफ्यूजन सबके साथ चलता रहता है. सो आज ये कंफ्यूजन भी आयुष दूर करेंगे, बिकॉज इन्होंने प्लेसमेंट लिया है तो बताएंगे जरूर अपना जो एक्सपीरियंस है. इनफैक्ट 2 प्लेसमेंट हुए हैं आयुष के और ही हैज चूजन वन अमंग दम. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, विल मूव ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष, आपका गेट स्कोर और आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन. So, hello Meenu and hello everyone whoever is watching. My name is Ayush Jain and currently I am pursuing my master's in energy studies or energy engineering from IIT Delhi. मैंने 2019 में I joined for MTech. 2019 में I appeared for GATE. My GATE score was 792. And I guess ये एक decent enough score है to get a MTech at good IIT, provided you do well in interviews or written examination at particular IITs. ओके आयुष, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द काउंसलिंग. जो COAP में काउंसलिंग होती है, क्या प्रोसीजर है काउंसलिंग का, और जो रिटन एग्जाम हुआ IIT का उसका एक्सपीरियंस प्लीज बताइए. Okay, so COAP ये एक IITs ने अपना एक कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था. आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर 2018 में इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था COAP का. एंड द थिंग विद COAP इज कि दैट इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल एंड इसमें 4 या 5 राउंड होते हैं एंड शायद 1 या 2 बाद में एडिशनल राउंड भी होते हैं. तो बेस्ड ऑन योर चॉइस आप अपना जो भी आपको ब्रांच या पर्टिकुलर IITs में जो भी आपको ब्रांच आपको चाहिए होती है दैट यू अप्लाई फॉर एट COAP एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड स्कोर आपको वो ब्रांच जो भी राउंड में मिलनी होती है बेस्ड ऑन योर रैंक यू गेट दैट ब्रांच इन दैट पर्टिकुलर IIT. तो मेरा जब 2019 में मैंने COAP के लिए अप्लाई किया था और मुझे याद है कि IIT दिल्ली स्टार्टेड एंटरिंग इनटू COAP फ्रॉम सेकेंड राउंड. तो मुझे जो सेकेंड राउंड ही इनका पहला राउंड था IIT दिल्ली का, तो मुझे सेकेंड राउंड में ही ये ब्रांच ऑफर हो गई थी एनर्जी स्टडीज और मैंने इसको ऑप्ट कर लिया था ये ब्रांच. और साथ ही मुझे कुछ और भी ऑप्शंस ऑफर हुए थे. आई गॉट MS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट IIT दिल्ली. तो बट देन आई चूज एनर्जी इंजीनियरिंग. तो ये पूरा प्रोसेस था. और फिर आपका सेकेंड जो आपने पूछा कि रिटन एग्जामिनेशन क्या था, उसके बाद आफ्टर यू गेट शॉर्ट लिस्टेड आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और आपका उसका कॉल आता है रिटन एग्जामिनेशन का. और एनर्जी इंजीनियरिंग ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है. मेनली इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं. तो रिटन एग्जामिनेशन में सिंस आई वाज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल, मेरा बैचलर्स दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, और इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल डोमेन से रहते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन में रहता है. और आई थिंक पार्ट ऑफ इट मे बी आई गेस 20%. आई एम नॉट exactly able to recollect कितना परसेंटेज था. तो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज एनर्जी इंजीनियरिंग का बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुझे याद है. जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ कि विंड एनर्जी और स्पीड का क्या रिलेशन था. तो दैट इज विंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ स्पीड.
तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जो कि जो कई जो नॉन टेक एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में पूछा जाता है, अगर आप वो वीडियोस भी जो कि यूट्यूब पे अभी तो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो वो अगर 1 या 2 घंटे का लेक्चर भी अगर आप देख लेते हो तो आई थिंक यू विल बी थ्रू इट। एंड बड़े बेसिक क्वेश्चंस एनर्जी इंजीनियरिंग के रहते हैं। और द सेकंड पार्ट इज आपका जो डोमेन है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस रहते हैं, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस रहते हैं। थोड़ा सा वेटेज गेट स्कोर की तरफ ज्यादा होता है, रिटर्न का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं था उस टाइम पे, बट अगेन दिस क्राइटेरिया कीप्स ऑन वेरिंग। मतलब 2019 में कुछ और था, मे बी 2020 में इंटरव्यू हो गया हो, 2021 में कुछ और हो जाए। सो दिस क्राइटेरिया कीप्स ऑन वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल आईआईटी एंड इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। Ayush, so second question I would like to ask from you is that कि जब आपने रिटन एग्जाम दिया तो मतलब आपको क्या लगा कि जो ऑलरेडी गेट के लिए आप पढ़ चुके हैं एग्जाम जो पेपर था, दैट क्वेश्चंस वर लिंक्ड टू दैट ओनली, या कुछ अलग से भी पढ़ने की जरूरत है उन पेपर्स में जो आईआईटी कंडक्ट कर रही है फॉर एनर्जी स्टडीज डिपार्टमेंट? ओके, तो जो मैंने बताया जो इलेक्ट्रिकल डोमेन के क्वेश्चंस थे, द डोमेन क्वेश्चंस वर फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, तो वो यहीं से थे। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कुछ भी एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत है। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत सिर्फ जो एनर्जी वाला पार्ट आता है उसके लिए, अगर आप थोड़ा बहुत जो बेसिक बुक्स हैं या जो यूट्यूब पे जो वीडियोस रहते हैं जो कुछ नॉन टेक के लिए इस फील्ड से रिलेटेड जो रहते हैं, आई थिंक दैट विल वर्क। और उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दीज आर इनफ। ओके, दैट मीन्स इतना इनफ है, आपने जो गेट का पढ़ रखा है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा भी आई थिंक एनर्जी स्टडीज डिपार्टमेंट में इफ आई कैन रिकॉल एक क्राइटेरिया है कि 75% मार्क्स आपका बीटेक में होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है एनर्जी स्टडीज डिपार्टमेंट में फॉर दी एडमिशन। तो जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करने वाले हैं सो दे कैन मेक श्योर कि उनका बीटेक में 75% है, अगर नहीं है तो दे विल नॉट बी कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, एक बात और आयुष, नेक्स्ट राइट, बट क्वेश्चन इज दैट एग्जैक्टली आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन कि जस्ट एक बार चेक करते रहिएगा बिकॉज दिस क्राइटेरिया कीप्स ऑन कीप्स चेंजिंग, ऑन चेंजिंग। हाँ, इट ये कीप्स कह ऑन सकते चेंजिंग हैं, विद ईयर। ये या, कह सकते हैं आप कि ये चेंज होता रहता है, बट अभी फिलहाल शायद यही चल रहा था लास्ट 2 बट ईयर्स हाँ से। आप सही, 2019 में यही क्राइटेरिया था जो आपने बताया। ओके आयुष, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो पेपर ये लोगों ने दिया उस पेपर में मतलब उसका वेटेज जो था, आपने जैसे बोला कि गेट स्कोर को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं और ये पेपर का वेटेज कम था, तो मतलब कितना कम था, मतलब हाउ मच वाज द रेशियो, इफ यू कैन टेल समथिंग? No, I think that will be very difficult to tell because IITs really don't disclose this data. But what I can see, जो भी और भी students थे, from that perspective, I can see that major weightage was for the gate score and gate rank. But on ओके percentage, I think it will be very difficult to answer. Yeah. ओके 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 ओके, ठीक है। तो एक और सवाल है इसी में कि जो ये काउंसलिंग हुई सीओएपी की, इसमें क्या आईआईटी दिल्ली में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फीस सबमिट करनी होती है या सीओएपी में वो एक साथ हो जाता है, इफ यू रिमेम्बर दैट? फीस फीस के बारे में आप बोल हाँ रहे हाँ हाँ हाँ। हैं? ओके, नहीं, आई थिंक सारे ब्रांचों का, सारे एमटेक ब्रांचों का फीस सेम है। और ये जो फीस रहता है जब आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाता है, वंस यू हैव एडमिशन फीस एक्सेप्टेड द, नहीं, जब हम अप्लाई करते हैं सीओएपी में डिपार्टमेंट्स वाइज हमें करना पड़ता है ना अप्लाई। आप सीओएपी में एक बार रजिस्टर करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज आपको बताना पड़ता है कि आप इस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर रहे हो, इसमें भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे धनबाद में आई एम प्रिटी श्योर कि वहां पर 200 रुपए हर डिपार्टमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए। 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है डिपार्टमेंट वाइज, तो आईआईटी दिल्ली में भी ऐसा ही है। राइट राइट, गेट योर पॉइंट। द थिंग इज, अगर आपका डिपार्टमेंट सेम है, जैसे लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल के अंडर में देयर आर ब्रांचेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल, तो इनके लिए सेम फीस है, इनके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू गिव योर प्रायोरिटी। बट अगर आपका डिपार्टमेंट दूसरा है तो यू नीड टू पे द एडिशनल फी एज वेल, 200 जो और कि आई 250 थिंक, रुपीज समथिंग लाइक हाँ दैट, राइट? दैट इज, हाँ उतना ही होता है जी। हाँ, उतना ही है। ठीक है, तो आयुष नेक्स्ट सवाल, आपकी लाइफ एट आईआईटी दिल्ली, आई मीन इतना अच्छा स्कोर होने के बाद पीएसयू में नहीं हुआ, फिर आप पहुंचे आईआईटी दिल्ली, वहां पर कैसा, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
हाँ जी, पहली बात तो मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर एमटेक, तो उसमें लाइक तो मेरे लिए मतलब जो मैं like what I was looking for MTech, तो I एमटेक। was totally fine with that. I was totally fine with it. और हाँ, जो आपने एक्सपीरियंस की बात करी, दैट वाज रियली अमेजिंग। आई मीन लाइक कोरोना के कारण थोड़ा सा वहाँ पे समय बिताने का थोड़ा सा कम टाइम मिल पाया, बट जितना टाइम हम वहाँ पे रहे दैट वाज रियली गुड, रियली अमेजिंग। मतलब मैं लाइक आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा कोरिकुलर एज वेल। मैंने स्विमिंग वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था, और उसके अलावा जो कल्चरल फेस्ट है, दैट इज रॉन्डेवू बोलते हैं आईआईटी दिल्ली के कल्चरल फेस्ट को। तो दैट वाज अमेजिंग लिसनिंग टू शंकर एहसान लॉय, कुमार विश्वास, अमित त्रिवेदी, और जो भी वेरियस पीपल फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्टाइज, दे यूज्ड टू कम ऑन रेगुलर बेसिस। तो दैट पार्ट वाज अमेजिंग। और उसके अलावा जो मेजर जो मुझे लगता है कि जो आईआईटी ने एड ऑन किया, दैट वाज यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। लाइक आपको अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोग से मिलने का मौका मिलेगा। जो आपका जो सर्कल रहेगा उसमें जो लोग रहेंगे, देवर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग बैकग्राउंड से रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, like what to say, very creative, you get to meet very creative people as well। और उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स का रहेगा, तो अलग अलग स्टेट्स का आपको एक टेस्ट मिलता रहेगा। जैसे मैं कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स के, लाइक केरला का ओनम होता है, तमिलनाडु का पोंगल होता है, तो मैं इसमें दे यूज टू सेलिब्रेट एंड आई यूज टू गो विथ माय केरला एंड तमिलनाडु फ्रेंड्स इन दिस फेस्टिवल्स। एंड जो भी लोकल क्विजीन होता है जो स्टेट का, वो इन फेस्टिवल्स में बनता है। तो दैट पॉट वाज आल्सो अमेजिंग। और उसके अलावा जस्ट यू आर सिटिंग अराउंड एंड हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफी and talking on various aspects, or like and the other thing is जो academic part है, that is really good। the जो भी culture है या जो भी चीजें हैं आईआईटी में, that is just so that you can मतलब refresh your mind and you can come back to academics। मतलब it's all what facilitates academics is there, and that's why yeah, it was like really good, really good। Okay, so Ayush, so next question is that कि क्या एनर्जी स्टडीज डिपार्टमेंट में रहते हुए एमटेक करते हुए टाइम मिलता है प्रिपरेशन का? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं शायद अभी फिर से पढ़ लूँ, स्टाइपेंड मिलता रहेगा, मैं फिर से प्रिपेयर कर लूँ, या आपको लगता है कि करना चाहिए? ये दो एक अलग अलग सवाल है। कुछ लोग को ये रहता है कि हाँ मेरे को करना है, तो करना है तो टाइम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। दूसरा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कि टाइम अवेलेबल है वहां पर या नहीं है, कि एमटेक में ही आपको इतना बिजी रखेंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा जो टाइम का एस्पेक्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कौन सा है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट जो भी जस्ट अ मिनट, आई थिंक कुछ वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट जस्ट। या श्योर। या तो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांच। कुछ ब्रांचेस हैं जो हेक्टिक हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक प्रेशर, और कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली चिल रहता है। तो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज क्या रहता है, लैब एक्टिविटीज भी रहती हैं एमटेक में, तो दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जिसमें थोड़ा सा लैब डोमेन वर्क ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा आपको। बट जिसमें थोड़े से विच आर मोर कोर्सेस ओरिएंटेड, उसमें आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन, करना चाहिए या नहीं, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एंड आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता सकता हूँ, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका पर्सपेक्टिव। जी जी। तो या मैं दोनों पर्सपेक्टिव, आई थिंक मैं आई ट्राई टू अटेम्प्ट दिस वन, मैं दोनों पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि आपको कब
किस बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप प्रिपेयर करो या यू कंटिन्यू विद एमटेक। तो मेरा जो था, लाइक आई वाज, जो मैं जब इनिशियली मैं एंटर किया, तो इन द 6 months आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर है। एंड लाइक इफ आई कीप ऑन प्रिपेयरिंग, somewhere or the other I'll be missing that exposure. तो इन द इनिशियल मंथ्स थोड़ा सा एक माइंड मेकअप हो गया था कि ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विथ इट, एनर्जी, बीइंग इन एनर्जी वाज गोइंग गुड फॉर मी। तो एक इनिशियल जो गट फीलिंग थी कि ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विथ इट एंड आई विल गो अहेड विद द एमटेक। बट राइट, बट अगर आपका मतलब डिपेंड ऑन द पीपल्स पर्सपेक्टिव, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग यू टेक अ वाइज डिसीजन। बट मेरा सजेशन जो जो अभी लगभग मेरा जो अबाउट जो एक्सपीरियंस है जो 1.5 साल से ऊपर का, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि व्हाट यू वांट टू डू, और बी फिक्स ऑन दैट, बी रिजिड एंड फिक्स ऑन दैट डिसीजन। और आप अगर एक ही चीज परस्यू करते हो तो दैट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि जो कहते हैं ना कि दो नाव पे आप पैर रखोगे तो इट वोंट गो वेल। तो यू डिसाइड अकॉर्डिंगली, वहां पे भी अच्छा है और यहाँ पे भी आपको काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जो यहाँ के थ्रू भी आपको मिलेंगी। बट दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। आयुष, स्पेशली इन एनर्जी स्टडीज डिपार्टमेंट टाइम मिलता है कि नहीं? इनका मतलब कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मिलता है टाइम या नहीं मिलता है, अगर कोई करना चाहे तो? जनरली तो मैं कहूँगा कि टाइम मिलता है एमटेक में। इन जनरल एनर्जी स्टडीज में जो क्रेडिट सिस्टम होता है, हर आईआईटी में चलता है। तो एनर्जी स्टडीज में 54 क्रेडिट्स होते हैं दैट यू हैव टू कंप्लीट इन द 4 सेमेस्टर्स। और पर सेमेस्टर, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, यू नीड टू डू द 15 क्रेडिट्स। तो इतना कोई हेक्टिक नहीं रहता है। लाइक यू विल बी हैविंग पर सब्जेक्ट, यू विल बी हैविंग क्लासेस ऑफ 3 hours पर वीक। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, सो यू विल बी हैविंग क्लासेस फॉर 15 hours पर वीक। तो आई गेस के 15 घंटे ही आपको क्लासेस करना है अटेंड, उसके अलावा जो टाइम है वो आपका है। बट जो एमटेक का कुरिकुलम है, लाइक इट्स नॉट अ बैचलर्स डिग्री, तो जो भी एमटेक का कुरिकुलम रहता है, इसमें जो जिस हिसाब से ये डिजाइन किया हुआ है वो इस अकॉर्डिंग डिजाइन है कि यू नीड टू गिव इनपुट। अभी आपको आपको एक बेसिक ओवरव्यू किसी भी चीज का दे दिया जाएगा, उसके अलावा आपका कितना इंटरेस्ट है, आप उसमें कितना अंदर डेप्थ में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सो लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, आप उसमें टाइम देके यू एंटर डीप इनटू इट, बिकॉज यू नो लाइक अगर आप डीप एंटर करते हो तो इट्स एन ओशियन। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स योर प्रायोरिटीज, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। बट येस, लाइक अगर स्पेसिफिकली मैं आंसर करूं तो हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटीज हैं तो टाइम मिलता है आप। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा किसी में भी आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपकी प्रायोरिटीज कुछ, यू कैन या take out the time. Okay, Ayush. So next question is interdisciplinary versus core branches, because energy studies is interdisciplinary and थोड़ा सा लोगों को लगता है कि core में जाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो interdisciplinary में रह करके आपको कभी लगा कि अपॉर्चुनिटीज कम है वहाँ पर प्लेसमेंट के, क्योंकि आप प्लेस भी हुए हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में, तो मतलब कैसा कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी वर्सेस कोर ब्रांचेस? सी अगेन, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मैं जो सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी देयर इज अ टाइम ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी। यू हैव टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी। इंडस्ट्री में भी जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है, दे वांट पीपल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन्स। और अभी तो जब बैचलर्स कर रहा था उस टाइम पे तो उतना नहीं था, बट अभी तो आई सी इन वेरियस आईआईटीज एंड एनआईटीज ऑल्सो के लाइक यू आर परसुइंग योर बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली यू कैन डू अ माइनर इन कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो
these institutes are also realizing the importance of these interdisciplinary and multidisciplinary courses. तो मल्टी के अपने एडवांटेजेस हैं, बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ मल्टीपल डोमेन्स, ये एक मेजर एडवांटेज है। और कोर का एडवांटेज ये है कि यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक इन योर डोमेन। आपका जो भी लेट्स से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन है, तो यू नो योर डोमेन लाइक वेल। आप जो स्पेसिफिक एरियाज हैं आपको उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से है, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द कोर। तो डिपेंडिंग ऑन द वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, आई गेस मतलब दोनों को मैं कंपेयर करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट लाइक आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके आयुष, सो मैं नेक्स्ट आपकी प्लेसमेंट पे आना चाहती हूँ। आप किस तरीके से कितनी कंपनीज में बैठे, प्लेसमेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ के रिटर्न पेपर प्लेसमेंट के, फिर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स। बिकॉज वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि नौकरी सबको चाहिए है, इंटरेस्ट तो सबको उसी में है कि भैया एमटेक में जाएंगे तो नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो बताइए जरा इंटरव्यू के बारे में। जी जी, तो लाइक मेरा जो पहले से प्रायोरिटी था, थोड़ा सा आई वाज प्रायोरिटाइजिंग कि जो मेरा डोमेन है, आई गेट अ जॉब इन द सिमिलर डोमेन, सो दैट वाज माय प्रायोरिटी ओवर द पैकेज। तो आई वाज लुकिंग फॉर द लाइक कंपनी दैट वर्क्स इन द सिमिलर डोमेन, एंड कमिंग टू द experience of placement, everyone who has been a part of the placement at any of the IITs, तो they must agree with me कि placement process बहुत ज़्यादा hectic होता है। तो थोड़ा सा मैं IIT का एक आइडिया ओवरव्यू दे देता हूँ प्लेसमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे प्लेसमेंट प्रोसेस होता है स्टार्ट 1 दिसंबर को। बहुत ही सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक वे में प्लेसमेंट होता है। 1 दिसंबर को इट स्टार्ट्स and first phase of placement, and it continues till 10th or 12th of December। और ये इस टाइम में मेजर जो कंपनीज रहती हैं वो अपने इंटरव्यू शेड्यूल करती हैं, या जो भी उनका कुछ और प्रोसेस होता है वो शेड्यूल करती हैं, और जो रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं वो उसके पहले हो जाते हैं, लाइक प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ नवंबर, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर रिटन एग्जामिनेशंस हो जाते हैं, एंड देन आपका शॉर्टलिस्टिंग आता है, एंड इन दीज डेज यू गेट टू अटेंड द इंटरव्यूज। तो जो भी आपका ब्रांच है, जिस भी कंपनीज में आप एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई करते हो, उसका आप रिटन एग्जामिनेशन देते हो, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके फिर इंटरव्यू और या फर्दर राउंड्स के लिए कॉल आते हैं। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, खासकर ये जो 1st to 12th ऑफ दिसंबर रहता है ये बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि तुरंत आपके इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन भी बहुत एक साथ चल रहे होते हैं। आज अभी आपका किसी एक कंपनी का रिटन एग्जामिनेशन है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरे कंपनी का रिटन एग्जामिनेशन शेड्यूल हो जाएगा। तो बहुत ही हैप्पैज़ार्ड वे में चलती हैं चीज़ें। तो द थिंग इज यू नीड टू मेंटेन योर कूल, एंड यहाँ पे लाइक रिजेक्शंस आएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस कंपनी को आप ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी आप टारगेट कर रहे हो यू विल गेट इनटू दैट कंपनी। तो इट्स नॉट द थिंग। बेसिकली मैं भी जब अपने प्रोसेस में जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा था तो मेरे को किसी ने बोला था कि यू डोंट हैव टू वरी, जो भी आपका राइट फिट होगा आपका प्लेसमेंट वहाँ हो जाएगा। और मैं उस चीज़ को बहुत एग्री करता हूँ, बिकॉज जो पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू ही इज ऑब्वियसली मोर एक्सपीरियंस देन यू, ही नोज व्हाट द कंपनी वांट्स, एंड अगर आप उस कंपनी की प्रोफाइल में फिट बैठते हो तो आपका प्लेसमेंट उसमें हो जाएगा। एंड या आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट। रिटन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और रिटन एग्जाम का क्या कैसा सिस्टम है इन लोगों का प्लेसमेंट्स में, आयुष? ओके, तो जो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, ये सारे प्रोसेस तो रहते हैं। उसके अलावा
अगर कंपनी को आपका बहुत एग्जैक्टली टेक्निकल कंपनी है या बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो फिर वो आपका जो कोर डिसिप्लिन है उसके क्वेश्चंस पूछता है। जैसे इलेक्ट्रिकल की कोई कंपनी आ रही है तो दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डोमेन। अगर डेटा साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कंपनी है तो दे विल बी आस्किंग द कोडिंग एज वेल। you have to write the code and then run it. तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी रिटर्न प्रोसेस रहता है, बट जो मैंने जनरली देखा है जो एप्टीट्यूड रीजनिंग ये वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये वाला पार्ट रहता है। एंड या फिर इंटरव्यू आयुष, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। Okay, so like I got placed in a company that is called as PwC, PricewaterhouseCoopers. तो ये मेरा जो इसमें प्रोफाइल है वो कंसल्टिंग का प्रोफाइल है, कंसल्टिंग इन ग्रिड। ग्रिड इज गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। ऑल्सो जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये प्रोजेक्ट करती है, लाइक वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो और मेरा जो डोमेन है वो एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड डोमेन्स में ही रहेगा, जो कि मेरा बैकग्राउंड भी है। तो इसमें जो मेरा इंटरव्यू था दैट 2 राउंड थे इसमें इंटरव्यू के। द फर्स्ट राउंड वाज अ मिक्स ऑफ एचआर एंड टेक्निकल, where they asked me कि why you want to join the company, why you are the right fit, जो कि HR questions होते हैं about your background, about they go through your resume। and पहला राउंड that वो था। and जो second round था that was a technical round। it lasted for about I guess 35 minutes or 40 minutes। और उसमें जो भी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे वो उन्होंने पूछे थे। and yeah, so that was a thing। and it I hope so, yeah, it went well and it got आयुष, एक दूसरी कंपनी में भी आप प्लेस हुए हैं, 2 कंपनी में प्लेस हुए हैं, दूसरे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, तो दूसरी जो कंपनी थी उसका नाम है ICF। ये एक एनर्जी एनालिस्ट की कंपनी है। और ये भी इसका जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस चला वो लगभग मोर देन 1 आवर मेरा इंटरव्यू चला था। और उन्होंने भी लाइक आई गेस इट लास्टेड फॉर मोर देन 1 आवर, अबाउट 1 आवर 10 मिनट्स और सो। और उसमें भी उन्होंने जो भी, ये एनर्जी की ही कंपनी है, तो जो एनर्जी स्पेसिफिक डोमेन्स थे उसी से मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछा गया था। खासकर एमटेक में जो आपका प्रोजेक्ट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली द थिंग इज कि आप एक बार जो कंपनी की प्रोफाइल है उसकी प्रोफाइल से अपना इंटरेस्ट अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो वो उनको ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा। और जो भी चीज़ें आपके रिज्यूमे या सीवी में लिखी हुई हैं, दे जस्ट ट्राई टू चेक कि आपने उस पर काम किया है या नहीं है, इसलिए आप उसके साथ आप ट्रुथफुल रहो। जो भी आपको आता है सिर्फ उतना लिखो, और कम आता है दैट इज नॉट एट ऑल अ इशू, सफिशिएंट है। बट व्हाट दे वांट इज जो भी आपने लिखा है आप वो उनको सही से बता पा रहे हो, दैट इज ओनली द रिक्वायरमेंट। बिकॉज ऐसे भी कई जो चीजें आप जो फैंसी सीवीज भी होते हैं, बट अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो उस पॉइंट को, तो दैट इज ऑफ नो रिलेवेंस। सो वट एवर यू राइट और वट एवर यू डू और वट एवर यू स्टडी इन योर 1.5 or 2 years, द थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट। अगर आपने कर दिया तो दैट इज ऑल द सिनेरियो ऑफ प्लेसमेंट आपका, या होपफुली आपका प्लेसमेंट या जो भी चीज आप देख रहे हो, तो यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट। ओके आयुष, कोरोना काल में प्लेसमेंट हुआ, ये बहुत ही बड़ी बात है और अच्छी बात है, बिकॉज सभी लोगों को ये लग रहा था कि शायद कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है और प्लेसमेंट नहीं होगा, बट फिर भी आपका प्लेसमेंट हुआ और आईटी दिल्ली में प्लेसमेंट हुआ। दैट वाज अ रियली गुड थिंग और इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। एंड इन द लास्ट आई वुड से दैट, अच्छा, स्टाइपेंड के बारे में बताएंगे, स्टाइपेंड रुकी थी या चल रही थी कोरोना काल में? नहीं, स्टाइपेंड चल रही थी। तो स्टाइपेंड हाँ, स्टाइपेंड का मैं थोड़ा सा, जो लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं रहता है कि स्टाइपेंड क्यों दिया जाता है, जो मुझे भी नहीं मालूम था बिफोर एंटरिंग इनटू आईआईटी।
एक्चुअली जो भी एमटेक स्टूडेंट्स होते हैं दे आर द टीएस, टीएस मीन्स टीचिंग असिस्टेंट्स। तो आप जो असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हो उसका एक आपको रिम्यूनरेशन अमाउंट मिलता है एज अ स्टाइपेंड। तो वो चल रही थी, स्टाइपेंड किसी की भी नहीं रोकी गई थी इन दिस कोविड सिनेरियो। Okay, so Ayush, after 2 years and taking placement from IIT Delhi, कैसा लग रहा है आपको? मतलब बढ़िया था 2 साल आपका सेशन आईआईटी में और एवरीथिंग वेंट वेल एंड फाइन। क्या बोलेंगे आप? लास्ट में 2 साल दे दिया आईआईटी को, एंड व्हाट इज द चेंज इन यू फ्रॉम दैट टाइम टिल दिस टाइम? 2 साल में क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं आप खुद में? Yeah. So actually I belong from a tier 3 college. तो उसके बाद यहाँ पे आना और काइंड ऑफ एक्सपोजर विच आई गॉट हियर, जो वो मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि दैट वाज द मोस्ट एड ऑन। कई सिनेरियो होते हैं, मतलब अगर आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स या अलग अलग मार्केट में क्या चीज़ चल रही है या क्या ट्रेंडिंग है या क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर आप यू आर उससे आप अगर दूर हैं तो मतलब यू आर इन अ कोकून एंड यू आर नॉट एबल टू रियलाइज के सिनेरियो क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब मैं आया तो ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे जो लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर्स में, दे आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर्स एंड दे आर परस्यूइंग पार्ट टाइम एमटेक एंड पीएचडी, और बहुत सारे जो एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग थे उनसे मिलने का मौका मिला। तो बहुत सारे जो सिनेरियो हैं वो पता पड़ा। उससे क्या हुआ, मुझे अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करने में हेल्प मिला। आई वॉज एबल टू मेक अ वाइज डिसीजन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि I could see the thing, I could see the people in various domains, I could see the people in different disciplines, and किस उसका क्या आगे प्रोस्पेक्ट है वो मुझे जानने का मौका मिला। और जो कि जो मैंने पहले भी कहा कि एक्सपोजर यहाँ पे बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, एंड इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज़ द राइट फिट फॉर यू। मतलब आई ऑलवेज बिलीव कि राइट या रॉन्ग कुछ नहीं है, जो आपको इफ इट फिट्स फॉर यू इट इज़ राइट, इफ इट डजंट फिट्स फॉर यू इट इज़ रॉन्ग। सो वही मेरे साथ था। तो देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट कि यही अच्छा है या यही खराब है। अगर आपके डोमेन में कोई भी चीज़ फिट कर रही है तो यू शुड गो फॉर इट, दैट इज गुड फॉर यू। अगर नहीं कर रही है तो आई थिंक समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर यू। तो यही है। Yeah, that is true. Something else is waiting for you. Okay, Ayush, it was really nice talking to you. And in the end, if you want to tell any tips to all your friends जो कि इस साल to 2021 का काउंसलिंग सेशन अटेंड करेंगे, anything that can help, and जो आपको 2-4 क्रंची लाइंस जो आपने सीखी हैं लास्ट में बोलेंगे। ओके, तो जैसा कि पहले आप जो भी आप काउंसलिंग करते हैं, पहली चीज़ तो मुझे जो लगता है कि आप अपना प्रायोरिटीज़ पहले से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर ले कि आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप एमटेक करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर आप किसी और डिसिप्लिन या मतलब नॉट नेसेसरीली कि आप गेट में ही आ रहे हैं, अगर आपका किसी और डोमेन में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ा सा पहले से आइडेंटिफाई कर ले। अगर गेट में आने के बाद भी आप एमटेक में पहले तो आप डिसाइड कर ले कि लाइक थोड़ा, क्योंकि एमटेक का जैसे कि पहले भी अपन ने डिस्कस किया कि इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ पेशेंस। द रिजल्ट्स आर गुड बट इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ पेशेंस। तो क्या आप उतना आर यू पेशेंट इनफ, वो चीज़ पहले से डिसाइड कर ले, अपनी प्रायोरिटीज पहले से लेके आए, और उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजंस। और जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था, मैं जो भी सोचता था तो आई टेक माई डिसीजंस कि ओके 5 years फ्रॉम नाउ मैं किस स्टेज पे जाना चाहता हूँ। तो आई थिंक उससे आपका कोई भी डिसीजन लेना आसानी हो जाएगा कि देयर आर नंबर ऑफ आईआईटीज, देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस। आप अगर थोड़ा आगे का सोचेंगे तो आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे
और उसके बाद फिर जो भी आपको मिल गया है आप उसमें सेटिस्फाई हो जाइए, बिकॉज यू नो लाइक देयर इज, यू कैन ऑलवेज विश फॉर मोर, मतलब देयर इज नो लिमिट, हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर तो रहेगा ही, तो दैट इज फाइन, बी सेटिस्फाई, आप जहां भी पहुंच गए आप सेटिस्फाई रहिए और उसमें अपना 100% दीजिए, बस यही है, अपना प्रायोरिटीज आप डिसाइड करके रखिए और उसको आप फॉलो करते रहिए। तो जो मुझे एक लाइक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता भी है मधुशाला, तो उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें बोलता है कि राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। तो लाइफ में भी यही है, आप एक लाइन पकड़ लीजिए और उस पर चलते रहिए और होपफुली आपको जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर यू, और टाइम आने पे कुछ ना कुछ समथिंग गुड विल हैपन, सो दैट्स या। Thank you so much, Ayush, for joining this session and helping students and also the friends all over India. सभी लोग आपका ये session देखेंगे and they'll be inspired by this session. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू।